जी। आपको व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आपको व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो आज हम आरपीडब्ल्यू एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आरपीडब्ल्यू ये एक्ट आया था 2016 में। ठीक है। आरपीडब्ल्यू की फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है। आर का मतलब है राइट, पी का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है। आरपीडब्ल्यू है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016। ठीक है। यानी जिन बच्चों में डिसेबिलिटीज होती है उनको क्या क्या राइट्स, ठीक है, क्या क्या राइट्स इसमें इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता आती है। ये है एक्ट दिव्यांग बच्चों की या दिव्यांग लोगों की अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है। ये दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की बात की। अभी से एक्ट में जो किस तरीके की डिसेबिलिटीज आती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली, फिजिकल डिसेबिलिटीज, जो शारीरिक दिव्यांगता है। फिजिकल ये शारीरिक इंग्लिश में याद करेंगे तो आप लोग बेहतर रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा इजी होता है ऐसे वर्ड याद। ठीक है।
पहली है आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं? चलने फिरने की जिनको दिक्कत होती है, चलने फिरने की परेशानी, चलने फिरने की अक्षमता। ठीक है। जो असक्षम होते हैं चलने फिरने में, उन्हें हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। फिर आता है लैप्रोसी। ये भी शारीरिक दिव्यांगता है। इसके अंदर शायद पैर घूमे हुए होते हैं। थर्ड है आपका सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी जिसको बोलते हैं मस्तिष्क पक्षाघात या मस्तिष्क की दिक्कत, जो बाहरी दिक्कत दिखाई देती है। या मस्तिष्क की दिक्कत की वजह से जो शारीरिक दिक्कतें आ जाती है, जैसे अब हमारी सब चीज ब्रेन से जुड़ी हुई है और बैकबोन से। तो अगर ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा बैकबोन को, तो बैकबोन आपकी मतलब पैरालिसिस हो जाता है, तो इंसान का शरीर काम नहीं करता। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। फिर आता है आपका डुआर्फिज्म। यानी आपका डुआर्फिज्म में क्या आता है? आपका बोनअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है डिसेबिलिटीज में से। ठीक है। और याद रख लीजिएगा कौन कौन सी डिसेबिलिटीज होती है, उनके नाम क्या क्या है। फिर आती है आपकी फिफ्थ। फिफ्थ है आपकी मस्कुलर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसको हिंदी में कहते हैं जिनको मांसपेशियों की दिक्कत होती है। अब इसमें सब कुछ आ जाता है। ये कुछ पर्टिकुलर नाम है, इनके अंदर हर तरीके की दिक्कत आ जाएगी। मांसपेशियों का दुर्विकास, यानी मांसपेशियों का गलत तरीके से जो विकास होता है या होता ही नहीं है, वो बीमारी। और आपके सिक्स आ जाते हैं इसके अंदर भी विकलांगता में, एसिडिक रिफ्लक्स। ये भी आपके किस में आते हैं? दिव्यांगता में आते हैं। जिनके ऊपर तेजाब से अटैक किया जाता है, वो भी इसके अंदर आते हैं। तो ये आपकी कितनी थी? 6 फिजिकल डिसेबिलिटी थी, जिनके अंदर आपके चलने फिरने से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो आ जाएगी। आपके शरीर से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो जाएगी। आपके बोनापन, आपके मांसपेशी से रिलेटेड दिक्कत, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड दिक्कत, आपकी सारी दिक्कतें इसके अंदर आ जाएंगी, जो भी आपकी फिजिकल। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल डिसेबिलिटीज की। आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अंदर ये किस तरीके की डिसेबिलिटी आती है। 6 आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके अंदर कितनी तरीके की डिसेबिलिटी आती है। ठीक है। क्योंकि बहुत तरीके से चीजें दिव्यांगता होती है।
हर किसी के अंदर अलग अलग होती है, जो भी इससे ग्रस्त होते हैं दिव्यांगता से, तो उनके अंदर अलग अलग तरीके की होती है, तो उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जितने भी चलने फिरने से दिक्कत है वो सारी आ जाएंगी। ठीक है। लैप्रोकेसिकस, सेबुलर पाल्से, ड्वार्फिज्म, गोनापन, ठीक है, मस्कुलर डेस्ट्रोफी, इसके अंदर जितने भी मांसपेशियों के दुर्विकास है या हुए ही नहीं है विकास, वो सब आ जाएंगे। और सिक्स पे आपका एसिड अटैक सिस्टम, इसके अंदर जो भी होगा वो आपका एसिड अटैक के जितने भी लोग होंगे जिनके ऊपर जिस भी प्रकार से एसिड अटैक हुआ है, फेस पर हुआ है, बॉडी पर हुआ है, वो लोग भी फिजिकल डिसेबिलिटीज में गिने जाते हैं 2016 आरपीडब्ल्यू एक्ट के तहत। क्लियर है? क्लियर है? एक बार ये क्लियर करें मैं। चले फिर मैं आगे बढ़ूं। फिर आती है आपकी सेकंड कैटेगरी। ये फर्स्ट कैटेगरी थी आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसके अंदर आपकी 6 डिसेबिलिटीज है। ठीक है। फिर आते हैं आपकी सेकंड कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट, नाम से समझ गए होंगे आप, यानी जिनको देखने में दिक्कत होती है, जिनकी आंखों से रिलेटेड, जिनकी रोशनी से रिलेटेड दिक्कत है, विजुअल। ठीक है। पहला आता है आपका ब्लाइंडनेस, यानी अंधापन। ब्लाइंडनेस यानी ठीक है। दूसरा आपका आता है लो विजन, यानी कम दिखना। कम दिखना या दृष्टि बाधित, अगर इसको मैं थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखूं तो इसको बोलते हैं दृष्टि बाधित। ठीक है। एक तो अंधापन होता है बिल्कुल, इसमें देखने तक की या छोटी मोटी कोई ना उम्मीद होती है। ठीक है। ना कोई दिखाई देता उसके अंदर, लेकिन जो लो विजन होता है जिसमें दृष्टि बाधिता होती है, जैसे कि जिन बच्चों के चश्मे चढ़े होते हैं, बिना चश्मे के देख नहीं पाते हैं। ठीक है। उनको हर वक्त अपने आंखों पर चश्मा चाहिए होता है। ठीक है। उनका ऑपरेशन, उनका एक्चुअल में उनके लिए क्या है, उनके लिए इलाज है। लेकिन जो बिल्कुल अंधा, जिनका अंधापन होता है, ब्लाइंडनेस जो पर्सन होते हैं, उनके लिए अ, बस जो टेक्नोलॉजीज साइंस ने निकाली होंगी वही होंगी। ठीक है। या फिर वो आइज डोनेशन का ही दूसरा ऑप्शन होता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। लो विजन दृष्टि में तो ऑपरेशन वगैरह करके लोगों की आईसाइट को थोड़ा ठीक कर लिया जाता है, लेकिन ब्लाइंडनेस में ऐसा नहीं होता। तो विजुअल इम्पेयरमेंट यानी आपकी जो सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर आपकी ये दो ही चीजें आती हैं, ब्लाइंडनेस और एक लो विजन। क्लियर है? ठीक। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी।
स्पीच, लैंग्वेज, स्पीच की भी बहुत तरीके की दिक्कत होती है, ठीक है। स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, अब इसके अंदर कितने तरीके, वो सॉरी, ये एक स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आती है, वो सब डिसेबिलिटीज होती है, बहुत तरीके की होती है जो, ठीक है। वो कोई सी भी हो सकती है, जिसके अंदर होता है हकलाना, ठीक है। और जिन लोगों को एक होता है बड़बड़ाना, हकलाना, कुछ लोग बात करते करते आवाज भी निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डिसेबिलिटी होती है स्पीच में, ठीक है। तो बहुत, मतलब एक होता है वो, नाम नहीं याद आ रहा है, जिनकी मोटी जबान होती है, वो भी डिसेबिलिटी में आता है, जिनको बोलने में दिक्कत हो जाती है, वो साफ शब्द नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो आपकी थर्ड कैटेगरी कौन सी है? स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसके अंदर आपकी स्पीच और लैंग्वेज में डिसेबिलिटी होती है। फोर्थ आपकी आती है, नेक्स्ट स्पीच भी करवाऊंगी। फोर्थ कैटेगरी आती है आपकी, जिसके अंदर है आपकी फोर्थ कैटेगरी है आपकी मेंटल बिहेवियर न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल ब्लड 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 डिसऑर्डर या मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है। न्यूरो न्यूरोलॉजिकल ब्लड और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इसके अंदर आपके कौन कौन से आते हैं? एक आती है आपकी मेंटल इलनेस, दिमागी तो बीमार होते हैं, yes, के तौर पर जो बीमार होता है, ठीक है, जो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं। फिर आता है आपका सेकंड, फोर्थ कैटेगरी में क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल मल्टीपल सिनारियोस, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल, अधिक जो भी आपके दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिससे आपका शरीर भी खराब हो जाता है, वो सारा न्यूरोलॉजिकल में, ठीक है। जब भी मान लीजिए, जब आपके रीढ़ की हड्डी आने जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। सिरोसिस, ठीक है, यानी आपकी दिमाग से रिलेटेड जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स, वो भी आते हैं आपके। अब न्यूरोलॉजिकल देखो, न्यूरोलॉजिकल आपको दिमाग में कोई चोट लगी, जैसे कि मैं ही अपने घर के शख्स, यानी मेरे वाली साहब, जिनको बहुत साल उनके हेड पे चोट लगी थी, बट उस टाइम उस पे कोई आगे जब 10 साल बीत गए, 10 साल सडनली, और मेरे फादर पैरालिसिस हो गए, तो अभी इस दुनिया में तो नहीं इंतकाल कर। मेन रीजन वो एक्सीडेंट ही था, जब हमने न्यूरोलॉजी, जो पापा के साथ
जितने भी मेडिकल का जो भी प्रोसेस, एमआरआई, सीटी, उसमें पता था कि वो जगह वहां से आप रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी उस टाइम पे, दिमाग से वहां तक सिग्नल वो पहुंचा नहीं। बट उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो धीरे 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 उसने सडनली इतने वक्त में आकर एकदम से अटैक करा। तो जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेंटली डिसेबिलिटी में आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में कभी कोई प्रॉब्लम होती है, अचानक से हुई, पहले की ही लगी हुई कोई चोट, बचपन की चोट, ठीक है, वो अचानक से ही आप पे अटैक करती है। ठीक है। फिर आता है आपका पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज को बोला जाता है, इसको हिंदी में भी पार्किंसन ही बोला जाता है, पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग होता है न्यूरोलॉजिकल, ये सारी आपके न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से ही जुड़ी है। इसके अंदर आपका क्या होता है, आपकी जो मूवमेंट है, जो चलने फिरने की दिक्कत है, यानी कहीं ना कहीं ये जिनको पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिकवर करते हैं, लेकिन वो पहले की तरह रिकवर नहीं कर पाते, जैसे उनकी नॉर्मल लाइफ होती है वो वापस से नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाते। वो लाठी पे चलने लग जाते हैं, पकड़ पकड़ कर दीवार चलना शुरू करते हैं। ठीक है, उन्हें सहारा चाहिए होता है हर वक्त किसी का। तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में पूरी गड़बड़ आ जाती है उस अटैक की वजह से, जो आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में पूरी गड़बड़ आती है। जो जो सिग्नल्स दिमाग आपके ऑर्गन्स को भेज रहा था, ठीक है, वो सिग्नल्स अब पूरी तरीके से आपके ऑर्गन्स में नहीं जा पा रहे, तभी आप क्या है स्लो काम कर रहे हैं या फिर कर ही नहीं पा रहे हैं। तो पार्किंसन डिजीज वो क्लियर है। फिर है आपके ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर यानी कि आपके खून में, अब ये वाला खून नहीं जो बॉडी में घूम रहा है, वो तो है ही, लेकिन ब्लड डिसऑर्डर यानी जो आपके ब्लड यानी आपके जो पूर्वज, जो आपके माता पिता, आपके दादा परदादा, जिनसे आपको ये दिक्कत आई हो, ठीक है, डिसेबिलिटी, जरूर खानदान में जो पैदाइशी डिसेबल होते हैं बच्चे, न्यूरोलॉजिकल जिनको दिक्कत होती है, ठीक है, हाँ, वो 100% उनका जो बैकग्राउंड है, अगर उनका कभी भी आप उठाकर उनका पास्ट देखेंगे, या तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनको कोई दिक्कत होगी, मतलब फैमिली से जो भी आपके ब्लड रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसा डिसेबिलिटी देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है। फिफ्थ, हैक्मोफीलिया। हैक्मोफीलिया, फिर आता है आपका हेमोफीलिया।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी को बहुत छोटी सी चोट लगी, ठीक है, ये थोड़ा सा जेनेटिक है, ब्लड डिसऑर्डर्स है, ठीक है। अभी तक हम मेंटल का पढ़ रहे थे, मेंटल के अंदर आपके ब्लड डिसऑर्डर्स भी आते हैं। हेमोफीलिया में क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई छोटी सी भी चोट लगी और आपका ब्लड बहुत ज्यादा बहने लगा, तो ऐसा होता है आपके ब्लड रिलेशन में भी ऐसा होता है, आपके फादर को ऐसा होता हो कि उनकी छोटी सी चोट लगी हो, बहुत ज्यादा ब्लड बहने लग गया, या मॉम के साथ ऐसा होता हो, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। फिर आपका आता है थैलासीमिया। ये भी आपका हेरिडिटी से रिलेटेड है। हेरिडिटी जो अनुवांशिक होता है, ठीक है, अनुवांशिक, ये सारे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं ब्लड डिसऑर्डर के बाद, ठीक है, जो आपको अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक, ये भी अनुवांशिक है, और थैलेमीसिया ये भी आपका अनुवांशिक है। इसके अंदर क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर, या आपके ब्लड के अंदर कोई कमी होती है, कोई डिजीज होता है, जैसे इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड ब्लड रहना, ठीक है, आपके फैमिली में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का इन्फेक्टेड रहता है ब्लड, यानी अगर उनका ब्लड टेस्ट होए तो इन्फेक्शन लेवल उनका हमेशा बढ़ा आएगा, डेंजर में नहीं होता लेकिन नॉर्मल भी नहीं होता, ठीक है, बढ़ा हुआ आता है, तो वो कोई आपका या कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो हेरिडिटी में आता है, यानी आपके अनुवांशिक होता है। आपका ब्लड, अगर आपके फादर का ब्लड इन्फेक्टेड रहता है तो आपका ब्लड भी इन्फेक्टेड होगा ही होगा, ठीक है। सेवेंथ आता है साइट सेल डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, सेल्स की कमी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपका कोशिकाओं जो होती हैं आपकी, उनकी कमी होती है, उनके अंदर डिसऑर्डर होता है। कोशिकाएं, शायद रेड ब्लड सेल्स आपके कम हो, व्हाइट ब्लड सेल्स आपके कम हो, यानी बहरहाल आपके कोई ना कोई उसके अंदर कमी होती है, जिसकी वजह से आपके ये एज अ डिसऑर्डर गिना जाता है, ठीक है। आपका एट्थ, या तो आपका मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब इसके अंदर आपके मल्टीपल आ गई, जिसके अंदर हेरिडिटी भी है, इन्वायरमेंटल भी है, ठीक है, आपके खुद की, मतलब जैसे आपसे, आप गिर गए, आपके कोई इंसिडेंट हो गया, यानी एनवायरनमेंट में आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो गया जिसके वजह से आपकी ये डिसेबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ कैटेगरी थी, मेंटल, बिहेवियर, न्यूरोलॉजिकल और ब्लड डिसऑर्डर्स। मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आपकी हर तरीके की डिसेबिलिटीज आ गई रिलेटेड टू मेंटल और ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर आती है आपकी फिफ्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी आती है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है आपकी बौद्धिक दिव्यांगता। नाम से पता चल रहा है, बौद्धिक दिव्यांगता। आपके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक दिव्यांगता। जो आपकी इंटेलिजेंसी से, जो आपकी स्किल्स आपकी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है, ये वो दिव्यांगता है। पहली है आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी आपकी कुछ स्पेशल यानी स्पेसिफिक कुछ गिनी चुनी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे कि इसके अंदर आपके आ जाएंगे डायलेक्सिया, ठीक है, डाइग्राफिया, वो सॉरी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारी, यानी जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, ठीक है, और मैथमेटिक्स की गिनतियों की दिक्कत है, शब्दों को उल्टा सीधा देखते हैं वो, ठीक है, तो ये सारे आपकी स्पेसिफिक जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, वो ये सारी हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ऑटिज्म। सेकंड, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके अंदर भी आपके बौद्धिक से रिलेटेड जो आपकी खुद से डिसेबिलिटीज होती है, एक तो लर्निंग डिसेबिलिटी, और एक वो डिसेबिलिटी थी जो बच्चे जैसे पढ़ने में वीक होते हैं, ठीक है, उनका ध्यान नहीं होता है, वो और बच्चों के मुकाबले उतना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी फिफ्थ कैटेगरी। क्लियर है आपको? फिर आते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट नाम से पता चल रहा है जिनको, जिनकी श्रवण बाधिता, श्रवण दिव्यांगता बोल दीजिए इसको, यानी जिनको सुनने में दिक्कत है, सुनने में, जिनको ईयर्स की दिक्कत है। कौन कौन से लोग आते हैं इसके अंदर, आपके डीफ यानी बहरे, एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको बहुत मुश्किलों से सुनाई देता है, जिनको बहुत हार्डली सुनाई देता है। ठीक है, तो आपके कौन से आते हैं, डीफ यानी जो बहरे, जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता हियरिंग इम्पेयरमेंट में, और जिनको बहुत बहुत ना के बराबर सुनाई देता है, जो हार्डली सुन पाते हैं, वो भी इनके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिव्यांगता में आते हैं। तो ये आपकी 21 तरीके की दिव्यांगता थी, 6 अलग अलग कैटेगरीज में। क्लियर है?
क्लियर है? ये सारी जो थी आरपीडब्ल्यू एक्ट के 2016 के तहत ये सारे आपके 21 तरीके की दिव्यांगता, जिसके अंदर इंक्लूडिंग आपके एसिड अटैक विक्टिम भी इंक्लूड है। ठीक है, क्लियर है? तो इनके नाम आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में याद कर लें, क्योंकि बहुत इजी रहते हैं इंग्लिश में। तो हमने 6 तरीके की 6 कैटेगरी की टाइप की हमने दिव्यांगता पढ़ी। पहली फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरी विजुअल इम्पेयरमेंट यानी देखने की डिसेबिलिटी, फिर है आपकी स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी यानी बोलने की, भाषा से रिलेटेड, फिर आपकी मेंटल बिहेवियर यानी मेंटली डिसेबिलिटी। मेंटल डिसेबिलिटी में आपके न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी आ गई, आपके हेरिडिटी यानी आपके ब्लड यानी आपके खून, आपके पूर्वजों की जो है। फिर उसके अंदर हमने मल्टीपल डिसेबिलिटी भी पढ़ ली। फिर हमने आपकी 5th कैटेगरी पढ़ी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि आपकी बौद्धिक दिव्यांगता, आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो आपकी दिव्यांगताएं होती हैं वो हमने पढ़ी। फिर आपकी 6th हमने पढ़ी हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी जिन बच्चों को बिल्कुल सुनाई नहीं देता, डीफ यानी कि बहरा, और हार्ड ऑफ हियरिंग यानी जिन्हें बहुत ना के बराबर सुनाई देता है या बहुत मुश्किल से सुनाई देता है, या फिर वो मशीन लगा के ही थोड़ा बहुत सुन पाते हैं। तो ये आपके सारे हियरिंग इम्पेयरमेंट में आते हैं। क्लियर है आज का टॉपिक? ठीक है, तो हम फिर अब कल करते हैं नेक्स्ट क्लास सेम टाइम पर। आज की क्लास सिर्फ इतनी है।